हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुकुल में आपका स्वागत है। फिजिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज में हम फिजिक्स को सिंपल तरीके से समझेंगे और जो कंटेंट हमने तैयार किया है ये लूसेंट, घटना चक्कर, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेविटेशन टॉपिक देखते हैं। ब्रह्मगुप्ता इंडिया में एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ब्रह्मगुप्ता सिद्धांत के नाम से एक बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल के बारे में बताया था। और ये बात कब की है? ये 7th सेंचुरी की बात। 7th सेंचुरी का मतलब है 601 टू 700 एडी के बीच में। उस टाइम पर इन्होंने ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल के बारे में बता दिया था। इनके बाद न्यूटन ने 1687 में थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी थी। एक्चुअली इसके पीछे एक काफी मस्त स्टोरी है। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है। ऊपर से एक सेब इनके सिर के ऊपर आकर गिरा। इन्होंने सोचा ये सेब नीचे ही क्यों आकर गिरा है, हो सकता है सेब ऊपर भी जा सकता था, है ना। बट सेब नीचे ही क्यों आया? इससे पहले कई लोग थे जिनके ऊपर सेब गिरा होगा, पर वे तो सेब को खाए गए थे। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है, जो फोर्स है, कोई भी दो बॉडी होंगे, एक का मान लो मास है m1, एक का मास है m2। दुनिया में जितनी बॉडी है सभी के बीच में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे आप और आपके मोबाइल फोन है जिसमें आप देख रहे हो, या फिर लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप में देख रहे हो, आप दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। पर वो मास की वजह से इतना कम होता है कि आपको फील नहीं होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? m और m2, दो मास है, इसका समझ लो m1 है, इसका m2 है। इन दोनों के बीच जो सेंटर है, मान लो एक का सेंटर यहाँ पर है, एक का यहाँ पर है, जो रेडियस है वो r है। फॉर्मूला है g m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। ये जो g है ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो हमारी अर्थ है उसकी ग्रेविटी फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले से ही आपको दिखाई दे रहा है फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये है आर स्क्वायर। m1 और m2 इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से फर्क क्या पड़ता है? जैसे मान लो अर्थ है ये, इसे हम अर्थ मान लेते हैं। यहाँ पर समझ लो एक बॉडी है। अब इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हम कहीं पर, स्पेस की तरफ या थोड़ा स्पेस के नीचे एटमॉस्फेयर में अर्थ के। तो उस वजह से मान लो यहाँ तक हम लेके गए, उस वजह से अर्थ के सेंटर और इसके बीच में जो डिस्टेंस है आर, वो बढ़ जाएगा। उस वजह से फर्क क्या पड़ेगा? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। बट अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके आए, मान लो हम यहां तक लिया इस बॉडी को, उस वजह से आर तो चलो मान लेते हैं कम हो जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस। बट फर्क क्या पड़ेगा? उस टाइम ये जो सिस्टम एज्यूम करेगा वो ये वाला सिस्टम होगा। इस वजह से इसका मास भी कम हो जाएगा, और मास कम हो गया तो भी ग्रेविटी कम हो जाएगी। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने से फर्क क्या पड़ता है? इससे पहले एक चीज और देख लो आप। वेट है, वेट किसके बराबर होता है? मास इंटू ग्रेविटी के। ठीक है, आप जो वेट देखते हो अपना, 80 किलो 60 किलो जो भी है, उसमें एक तो आपका मास होता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो वेट में फर्क पड़ता है वो पड़ता है ग्रेविटी की वजह से। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, ग्रेविटी कम हो गई, और आपका जो वेट है वो भी कम हो जाता है। वेट कब कम होता है? अगर बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाए अर्थ के सरफेस के, या फिर अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ लेकर आए, दोनों केस में जो वेट है वो डिक्रीज होता है। अब मान लो एक बॉडी है, आयरन बॉल है, और ऐसी एक वुडन बॉल है, दोनों के वेट में फर्क है। अब इनको हम मान लो सेम हाइट से छोड़ते हैं। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, सेम हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। उस केस में क्या होगा? जो ये आयरन बॉल थी ये जल्दी नीचे गिरेगी, क्योंकि इस पर जो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा वो काफी कम होगा बजाय वुडन बॉल के, क्योंकि एक तो हल्की रहती है तो इसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगता है। अब यही जो एक्सपेरिमेंट है ये हम एक वैक्यूम में करते हैं। मान लो ये वैक्यूम है, और यहाँ पर एक आयरन बॉल है, एक वुडन बॉल है, और इसके अलावा एक समझ लेते हैं एक रुई की कॉटन बॉल है कोई। और यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जी।
इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है, कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है ये। और इस केस में हम तीनों को एक साथ छोड़ते हैं तो तीनों ही सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। यहां पर फर्क नहीं पड़ता कितना वेट है उसमें, कितना मास है, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इन पर, वो है ग्रेविटी का। आपको ये तो पता चल ही गया कि अर्थ से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर या जगह चेंज होने पर मास में फर्क पड़ता है। सॉरी, मास तो कांस्टेंट रहता है, वेट में फर्क पड़ता है। मान लो आपका वेट है यहाँ पर 100 kg, तो 100/6 ये आपका वेट होगा मून पर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वेट का, वो क्या है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो फर्क क्या होगा, वेट भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई किसी से करें जीरो रहेगा। बेशक आपका जो मास है वो चेंज नहीं होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जीरो हो जाता है तो आपका वेट जीरो होगा, बट आपका मास, आप कहीं पर भी जाओ आपका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट यही है, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर मास रिमेन्स अनचेंज्ड। अब मान लो ये अर्थ है, डायग्राम ऐसा ही है, बस एज्यूम कर लो आप, ये इसका सेंटर है। अब कोई बॉडी या फिर आप अगर इक्वेटर पे खड़े हो और इसी केस में अगर आप पोल पर खड़े हो, दोनों जगह वेट अलग अलग होगा। पोल पर वेट मैक्सिमम होगा जबकि इक्वेटर पर वेट मिनिमम होगा। फर्क क्या है, जो सेंटर से लेकर इक्वेटर, जो सरफेस होगा इक्वेटर की लाइन में, यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है और यहाँ पर पोल की तरफ डिस्टेंस मिनिमम होता है। क्योंकि अर्थ कहते हैं ना पोल की तरफ से थोड़ी चपटी है, डिस्टेंस कम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर आर कम हो गया और इक्वेटर की तरफ आर ज्यादा हो गया। और फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर के। ग्रेविटी पर अर्थ के रोटेशन का भी फर्क पड़ता है। ये अर्थ के रोटेशन अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा स्पीड से घूमने लग जाए, तो ग्रेविटी कम होती है। इसका भी एक सिंपल सा आप समझ लो, क्योंकि उस टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है। आपको पहले बताया था सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। इसी वजह से अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट होते हैं वो कभी भी एक जगह खड़े नहीं रहते, वो हमेशा घूमते रहते हैं। क्योंकि वो अगर एक जगह खड़े हो जाएंगे सैटेलाइट, तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे अर्थ की तरफ। वो घूमते हैं, इस वजह से उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उनके पास एक प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है बाहर की तरफ। अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है, मीन्स कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ को छोड़ने के लिए जितनी वेलोसिटी की जरूरत है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे कम रहा तो कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट छोड़ते हैं, वो अर्थ को नहीं छोड़ पाएंगे। इसी तरह मून की भी एक एस्केप वेलोसिटी है, जहां ग्रेविटी होती है वहां उसकी एस्केप वेलोसिटी तो होती है। तो मून की एस्केप वेलोसिटी है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से अर्थ वाला, ये तो काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन। मून की एस्केप वेलोसिटी कम है, इस वजह से उसका जो एटमॉस्फेयर था वही उसको छोड़कर चला गया। तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कम थी, तो जो गैसेस थी वे इजिली एस्केप हो गई जो मून था उससे। हम जो सीधे खड़े होते हैं अर्थ पर, वो इसलिए खड़े हो पाते हैं क्योंकि कुछ ग्रेविटी है अर्थ की। अदरवाइज ग्रेविटी ना हो तो हम इधर उधर झूलते ही रहे। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में कभी भी इरेक्ट खड़े नहीं हो पाते, सीधे खड़े कभी भी नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है। क्वेश्चन आ जाए एस्ट्रोनॉट क्यों सीधे खड़े नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी इन स्पेस। और स्पेस में जो वेटलेसनेस महसूस होता है, लगता है कि जीरो वेट है, वो किस लिए लगता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। देखो वेट जब भी जीरो लगेगा, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। जब भी समझ लो वेट जीरो लगे, उसमें सीधा सीधा रोल सिर्फ ग्रेविटी का है, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ग्रेविटी जीरो होगी तभी वेट जीरो रहेगा। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि वेटलेसनेस क्यों हमें महसूस होता है स्पेस में, तो ऑप्शन था वैक्यूम, ग्रेविटी, और भी ऑप्शन थे, पर यही कंफ्यूजिंग थे। तो वैक्यूम की वजह से नहीं होता है, ये होता है ग्रेविटी की वजह से। ये फोटो आपको पता है कहाँ की है या किस चीज की है? यह है पीसा की मीनार की। कई बार आपने सुना भी होगा टावर ऑफ पीसा। एक तरफ ये थोड़ा झुका हुआ है, टिल्ट है, बट फिर भी ये अभी तक गिरा नहीं है, क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देखो इस वाले डायग्राम में अच्छी तरह दिखा रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और ये एग्जिस्ट करती है जो इसका बेस है, इसके ऊपर कोई भी बॉडी रहेगी, उसकी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से
वर्टिकल लाइन खींचे नीचे की तरफ, अगर वो उसके बेस में से क्रॉस हो रही है, जैसे ये बेस है, वर्टिकल लाइन इसमें से क्रॉस हो रही है, तो वो गिरेगी नहीं। यही ये पॉइंट है। जो झुका हुआ टावर है पिसा का, वो गिरता नहीं है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो निकल रही है वर्टिकल लाइन, वो टावर का जो बेस है उसमें से निकलती है। ये लिफ्ट के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर या नीचे घूम रही है, मतलब 20 की स्पीड है तो 20 की स्पीड से ऊपर जा रही है, उसी स्पीड से नीचे आ रही है, कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट या आप हो तो वेट उसका सेम रहेगा। बट अगर उसकी स्पीड में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लगातार, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का। अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो, और अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें वेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा वेट। जैसे यहां पर देख सकते हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे की तरफ भी आए तो वेट सेम रहेगा। बट एक्सेलरेशन है और ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है तो वेट बढ़ेगा। और अगर इसके ऑपोजिट केस हो जाए, मान लो बॉडी नीचे की तरफ जाने लगे, तो उस केस में क्या होगा, वेट कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट यही है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया विद एक्सेलरेशन तो वेट डिक्रीज होगा। और अगर लिफ्ट का फ्री फॉल हो रहा है, मतलब उस पर कोई एक्सेलरेशन या हमने कुछ फोर्स नहीं लगाया, बस वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है, उस केस में क्या होगा, जो अंदर बॉडी है उसका वेट जीरो होगा। क्योंकि जब लिफ्ट फ्री फॉल होगी तो अंदर जो बॉडी है वो भी फ्री फॉल होगी। जैसे फिगर में देखते हैं हम, हमने मान लो ये रस्सी काट दी, उस केस में क्या होगा, लिफ्ट फ्री फॉल होगी तो जो अंदर बॉडी है वो भी फ्री फॉल होगी, यानी इसका वेट इस टाइम पे जीरो होगा। क्योंकि जब जो अंदर वेइंग मशीन है उस पर ये बॉडी कोई वेट ही नहीं लगा पाएगी, तो ये वेइंग मशीन भी कोई वेट शो नहीं करेगी, वेट जीरो होगा। बट अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से जाती है और वो एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती है, उस केस में लिफ्ट तो नीचे की तरफ मूव कर रही होगी, बट जो अंदर की बॉडी है वो ऊपर की तरफ उसके सीलिंग पे टकरा जाएगी। क्योंकि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ वो तो मैक्सिमम हो सकती है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी, बॉडी की तो वही एक्सेलरेशन पहुंच सकती है, बट लिफ्ट ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है तो जो बॉडी है वो लिफ्ट की सीलिंग से कांटेक्ट में आ जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक मंकी किसी एलिवेटर में स्प्रिंग स्केल पर बैठा हुआ है, यानी ये एक समझ लो वेइंग मशीन का ही काम करती है स्प्रिंग स्केल, जो ऐसे स्प्रिंग रहती है, ऊपर की तरफ मीटर रहता है, और यहाँ पर समझ लो मंकी के बैठने की जगह है, और यहाँ पर मंकी बैठा हुआ है और ये लिफ्ट में है। इस टाइप का स्प्रिंग स्केल होता है, वेइंग मशीन का काम करता है। तो कोई बंदर बैठा हुआ है स्प्रिंग स्केल पर एलिवेटर में, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्प्रिंग स्केल है उसकी रीडिंग मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सीलरेटर स्टेशनरी होगा। पहला ऑप्शन स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी में देखो वेट सेम रहेगा, उस टाइम तो लिफ्ट ऊपर नीचे जा नहीं रही, तो जो उसका वेट है, बाहर जो वेट रहेगा बंदर का, वही वेट लिफ्ट के अंदर होगा। एक्सेलरेट्स अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इस केस में वेट बढ़ता है। ये थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि एक्सेलरेशन होता है ऊपर की तरफ, उस वजह से वेट बढ़ता है। एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, अगर नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही है तो इस वजह से तो वेट कम होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं, सॉरी फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, सेकंड में वेट इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, तो हमें वही देखना है। तो जो ये फोर्थ ऑप्शन है, अगर लिफ्ट फ्रीली अर्थ की तरफ मूव कर रही है, उस केस में तो जो वेट है बंदर का वो जीरो शो करेगा, तो यानी सेकंड ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, एक्सेलरेट अपवर्ड, इस केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम भी इसी केस में दिखाएगा। केपलर थे, इन्होंने 3 रूल बताए थे इंपॉर्टेंट, कि अर्थ सन के चक्कर लगा रही है और उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके रूल बताए थे इन्होंने। इन्होंने बताया था कि एक तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, यानी ऐसा नहीं है कि सन सेंटर में है, कभी वो अर्थ के पास होता है, कभी वो दूर होता है। कोई भी प्लेनेट है वो सन का चक्कर लगा रहा है तो कभी वो पास होता है, कभी दूर होता है। नेक्स्ट लो बताया था केपलर ने, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है कोई भी प्लेनेट। जैसे मान लो ये 6 मंथ में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ तक आ गया, तो जो ये एरिया है सन से लेकर ये
और यहाँ पर 6 मंथ में समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक ही गया ये। पर ये जो एरिया हो गया सन से लेकर, दोनों केसेस में एरिया इक्वल रहेगा। बात एरिया की हो रही है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर करने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों केसेस में एरिया सेम रहेगा, सेम टाइम पीरियड में। इसके बाद थर्ड लॉ दिया था, जो टी स्क्वेयर है टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। ठीक है, टाइम पीरियड है जितने में कोई प्लेनेट एक चक्कर लगा रहा है, और आर उस बात का रेडियस है जो वो इलेप्टिकल मूव कर रहा था। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।